कई बार ये जो सामाजिक जुल्म है और जो आर्थिक जुल्म है, इनके बीच की बात को लोग समझ नहीं पाते। आपने देखा होगा, कोई गरीब आदमी मजदूर घर में आता है तो उसको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं बोला जाता। अमीर आदमी इसको गलत मानता है कि उसको चेयर पर बैठने के लिए कहो, और अगर वो बैठ जाए बाई चांस तो बुरा मानता है। घर में जो मजदूर काम करता है वो भी काम तो करता है, लेकिन घर की कुर्सी पर, सोफे पर, चारपाई पर बैठने की परमिशन नहीं होती। उसे नीच मानते हैं। नीच आदमी को कैसे कुर्सी पर बैठा ले, नीच आदमी को कैसे सोफे पर बैठने को कह दे, नीच आदमी को कैसे चारपाई पर बैठने को कह दे। ये है आर्थिक अत्याचार। वो पैसे से कमजोर आदमी जो नौकरी करता है, मजदूरी करता है, वो क्या है? अछूत है, अछूत, छूने लायक नहीं है। दूर रहो, दूर। खाना बना दो तब तो ठीक है, लेकिन जब खिलाना हो तो दूर हो जाओ। बच्चे को खिलाओ, बच्चा रोने लगे तो खिलाओ खिलाओ, उसको लेके घूमो घूमो, लेकिन दूर से बच्चे को पकड़ा दो, फिर दूर हो जाओ, दूर। ये आर्थिक छुआछूत, ये जो आर्थिक छुआछूत है, इसकी चर्चा कहीं नहीं होती। ये भी गलत है। अगर वो नौकर छूने लायक नहीं है, अगर वो मजदूर छूने लायक नहीं है, तो उसका बनाया हुआ खाना क्यों खाते हैं? अगर वो एक दिन चारपाई पर बैठ जाए तो पूरी चारपाई बेकार हो जाती है, पूरी चारपाई खराब हो जाती है, तो उसे घर में क्यों रखे हुए? आप जब चले जाते होंगे घर से बाहर, तब तो चारपाई पे बैठते ही होगा, वो जरूर नहीं बैठता हो, बैठता ही होगा। वो तो जो काम आप रोकेगे वो काम जरूर करता होगा, घर में ही है, वो जरूर करेगा। तो ये जो जिनके पास चार पैसे आ जाते हैं, वो आदमी जुल्मी हो जाता है, जुल्मी। लेकिन इस जुल्म की जिक्र, इस जुल्म की चर्चा कहीं होती नहीं। ये हमारी पार्टी में तो होता है, वोटर्स पार्टी में, बाकी कहीं नहीं होता। बाकी ये जुल्म की चर्चा होती है कि एक ब्राह्मण ऊंचा क्यों है और एक एससी एसटी नीचा क्यों है, ये चर्चा होती। एक अनुसूचित जाति का आदमी को छुआ नहीं जाता, उसको दूर रखा जाता है। ये चर्चा होती है कि ऊंची जाति के लोग, ब्राह्मण लोग, ठाकुर लोग, बनिया लोग छोटी जातियों के साथ छुआछूत क्यों करते हैं? ये गलत है। लेकिन जो लोग इसको गलत मानते हैं, वो भी गरीबों के साथ, मजदूरों के साथ छुआछूत का बर्ताव किया जाए, इसको सही मानते हैं। आर्थिक अस्पृश्यता सही मानते हैं, सामाजिक अस्पृश्यता गलत मानते हैं। वो भी दोगले हैं, दोगले। वो सभी तरह के छुआछूत खत्म नहीं करना चाहते। वो सामाजिक विषमता तो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन आर्थिक विषमता खत्म नहीं करना चाहते। इसलिए विश्व परिवर्तन मिशन की जरूरत पड़ी। एक ऐसी सोच चाहिए, एक ऐसा समाज चाहिए जो हर तरह के छुआछूत को गलत मानता हो, जो हर तरह के विषमता को गलत मानता हो, जो हर तरह के जुल्म को रोकना चाहता हो। चाहे वो सामाजिक जुल्म है, ऊंची जाति वाला जो नीची जाति वालों के साथ करता है वो जुल्म है, चाहे वो एक अमीर गरीब के साथ करता है वो जुल्म है। दोनों तरह के जुल्म रोके जाने चाहिए। ये बात केवल हमारा आंदोलन करता है, बाकी कोई नहीं करता। एक आदमी जो ब्राह्मण परिवार पैदा हो जाता है लेकिन असभ्य रहता है। ब्राह्मण परिवार में भी दो तरह के लोग हैं, एक सभ्य हो गए हैं, एक असभ्य। वो क्या करते हैं, क्यों कहते हैं मैं ब्राह्मण हूं इसलिए मैं जन्मते ही बहुत बड़ा पदवी वाला हो गया, मुझे इज्जत दिया जाए, मेरे पैर छुओ सारे लोग। अभी आपके प्रदेश में तो थोड़ा कम है, उत्तर प्रदेश बिहार में बहुत ज्यादा है। एक ब्राह्मण परिवार पैदा हुआ, शराबी, जो शराब पीता है, नशा करता है, सिगरेट पीता है, भांग खाता है,
वो भी दूसरी जातियों को नीच मानता है। वो कहता है कि तुम मेरे पैर छू। हम कितने भी नीच हैं, कितने भी घटिया हैं, शराब पीते हैं, घटिया हैं, चरित्रहीन हैं, लेकिन तुमसे अच्छे हैं, चाहे पढ़े लिखे ना हो, अनपढ़ हो, तब भी ऊपर। इस बात के खिलाफ प्रतिक्रिया हुई और इन लोगों ने ये कहा कि हमारे धर्म ग्रंथों में बात लिखी है। रामचरितमानस जो राम की कहानी है, रामचरितमानस में लिखा है, ये बात विधिवत लिखा है कि घटिया से घटिया ब्राह्मण भी शूद्र से ऊपर और वो जन्मजात ऊपर होने का अधिकारी, जिसकी कोई योग्यता नहीं है वो योग्य शूद्र से बड़ा। ये धर्म की किताब में रामचरितमानस में लिखा है, बिल्कुल साफ साफ लिखा है। इसलिए वो जो धर्म की किताब में लिखा है उसे पढ़ पढ़ के वो जुल्म करते हैं, दूसरों को अपमान करते हैं, इंसल्ट करते हैं और उसी के विरुद्ध प्रतिक्रिया समाज में हुई, जिसके कारण आज तमाम पॉलिटिकल पार्टियां पैदा हुई हैं जो सामाजिक छुआछूत को लेकर आगे आई। अब ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को जाके सही सही बात बताएं। हमें लोगों को पढ़ाना पड़ेगा, ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, गांव गांव जाना पड़ेगा और ट्रेनिंग देनी पड़ेगी कि लोग सही बात को समझें। आज लोग जानते नहीं, हमें ब्राह्मणों को भी पढ़ाना पड़ेगा कि आपकी ये सोच गलत है कि बाकी सारे लोग जो दूसरी जाति में पैदा हुए हैं वो नीच है। ये आपको सुधरना पड़ेगा। अगर आप उनको नीच मानते हो तो आप एक जंगली ब्राह्मण हो, जंगली। अगर बराबर मानते हो तो सभ्य हो गए। जो सामाजिक विषमता है उसको तो खत्म करना ही चाहिए, लेकिन जो आर्थिक विषमता है उसे भी खत्म करना चाहिए। ये जो आदमी अपनी पीठ पर ढो रहा है मोटे आदमी को, ये जब तक ढोएगा उसकी पीठ पे लदा है तब तक तो वो ठीक है नीचे वाला, क्योंकि पहाड़ पे चढ़ना था, मोटू से चढ़ा नहीं जा रहा, देवी के दर्शन करने जाना चाहते हैं, चढ़ा नहीं जा रहा है, इसलिए दूसरे की पीठ पर लद गए। लेकिन जब उतार दिया तो पैसा दूर से देते हैं, ये छूना दूर दूर। ये क्या है? आर्थिक छुआछूत है, आर्थिक जुल्म है। ये क्या है? क्या दिख रहा है आपको? ये जो नाला नहीं होता शहरों में, गंदा नाला होता है जिसमें पाखाने बहते हैं, उस गंदगी में घुस करके वो बाल्टी से गंदगी पाखाना निकाल निकाल के बाहर फेंक रहा है। अगर इसके पास पैसा होता तो ये काम करता क्या? नहीं करता। अब ये आदमी कहीं जाएगा तो इसको कोई छुएगा नहीं, कहे दूर 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 दूर, कहेगा ना, कहे तू सफाई करता ना, दूर दूर दूर। ये सफाई करता है इसलिए मकान साफ है। अगर नाला जाम हो जाएगा तो मकानों में गंदगी फैल जाएगी कि नहीं? इसका तो एहसान मानना चाहिए था, लेकिन इसको कहते दूर दूर दूर। अब ये जो इसका अपमान हो रहा है, इंसल्ट हो रही है, ये गरीब होने के नाते इंसल्ट हो रही है या एससी एसटी का होने के नाते इंसल्ट हो रही है? अगर इसको पैसा मिल जाए, ये या तो ये काम नहीं करेगा और करेगा भी तो इसको कोई अछूत नहीं मानेगा। अमेरिका यूरोप के देशों में भी ये काम करने वाले लोग हैं जो पखाना साफ करते हैं और नाली में अंदर जाके साफ करते हैं, लेकिन जब निकलते हैं तो नहा धो लेते हैं और नहाने धोने के बाद ऐसे लोगों के पास बढ़िया कार होती 20 लाख वाली, अब उनको कोई नहीं कहता दूर दूर दूर, क्योंकि कार में बैठा है। तो कार में बैठ गया तो दूर नहीं, तब छुआछूत नहीं होगा। पैसे से गरीब आदमी को छुआछूत माना जाता, थोड़ा दूर है, नीच होता, घटिया। मैंने बताया कि घर में खाना तो बनवा लेंगे, रोटी पकवा लेंगे, लेकिन जब रोटी पकाने वाला रोटी पका के खाना सजा देगा तो कहते दूर दूर ये खाएंगे दूर। अब ये जो ये काम करने वाला जो पैसे वाला आदमी है, ये सभ्य है कि असभ्य? असभ्य, अनसिविलाइज्ड है, अनकल्चर्ड है। ये लड़की ईंट ढो रही है, गलत काम कर रही है क्या? नहीं। अगर ये किसी पैसे वाले के घर चली जाएगी तो इसको सोफे पे बैठने के लिए कहा जाएगा? चारपाई पे, सोफे पे, कुर्सी पे बैठने दिया जाएगा? नहा के धो के आई होगी तब भी नहीं कहा जाएगा। ये इसने कौन सा जुल्म किया है, कौन सा पाप किया है? इसके साथ छुआछूत का बर्ताव क्यों हो रहा है? अस्पृश्यता क्यों की जा रही है इसके साथ? क्या इसलिए कि नीची जाति के हैं?
इसलिए नहीं क्योंकि गरीब है। अनुसूचित जाति जनजाति जो छोटी जाति के लोग हैं उनके साथ तो छुआछूत होता है, उनको छूने से लोग परहेज करते हैं ऊपर जाति के लोग, लेकिन हर अमीर गरीब को भी छूने से परहेज करता है। दलित के साथ छुआछूत हो तो ये बड़ा हाहाकार मचता, बड़ा गलत हो रहा है, खत्म होना चाहिए। लेकिन गरीब के साथ जब छुआछूत होता है तो कोई हाहाकार नहीं मचता। ऐसा कोई संगठन ही देश में नहीं है कि जो गरीबों पर जुल्म जो हो रहा है उसके बचाव की बात करता हो, एक भी संगठन कहीं नहीं। ये केवल हमारे मंच पर होता है और कहीं नहीं। ये लोग कौन है? इनके इस मकान में रहते हैं, अगर ये किसी के घर पहुंच जाए, थोड़ा कार वाले के घर पहुंच जाए तो इनको इज्जत मिलेगी? अब ये जो इज्जत नहीं मिल रही है, ये छोटी जात होने के नाते उनकी बेइज्जती की जा रही है, गरीब होने के नाते बेइज्जत किए जा रहे हैं। गरीब होने का ये कौन है? एक बुजुर्ग है, उस बुजुर्ग की पत्नी मर गई। अब पत्नी मर गई तो उसको अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के लिए कोई तैयार नहीं हुआ, तो वो साइकिल में डाल के अपनी पत्नी को अंतिम संस्कार के लिए ले जा रहा। अगर इसके पास पैसा होता तो गाड़ी आ जाती कि नहीं? रिजर्वेशन लागू है, लेकिन इस महिला की हालत है, ये जिस जाति से बिलोंग करती होगी बहुत ज्यादा उम्मीद है कि उसको आरक्षण मिलता होगा। ये रिजर्वेशन क्या चीज है? रिजर्वेशन एक गाजर है, गाजर। गाजर लटकाया जाता किसके? पहले की कहानी थी गधे के सामने। गधे के सामने लकड़ी से लटकाए रखते थे तो गधा गाजर को खाने के लिए दौड़ता था और पीछे से लाठी ढो देता था। और ये ऊंट के मुंह में जी रहा है। एससी एसटी के लोगों को जितना चाहिए, जितना उनका हक अधिकार है, उसके हिसाब से ये ऊंट के मुंह में जीने से ज्यादा कुछ नहीं है। ये गधे का गाजर है, इससे उद्धार नहीं होना। 70 साल में उद्धार नहीं हुआ, आगे भी नहीं होना। आप जानते हैं ना, आरक्षण से बहुत लोगों को नौकरी मिलती है। डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, आईएएस बने, आईपीएस बने ना, वो अपनी योग्यता पर बने कि छोटी जाति के होने के नाते, केवल योग्यता पर नहीं बने। उनको यह कहा गया कि आप छोटी जाति से आते हो इसलिए दो, तुम्हें कम नंबर में पास करा देते। तो जो छोटी जाति वाले हैं, उन छोटी जाति वालों के प्रति उनका कोई फर्ज था कि नहीं? अगर वो दूसरे कास्ट के होते, अपर कास्ट के होते, तो कम नंबर में पास तो नहीं होते, नौकरी तो नहीं मिलती। छोटी जाति के थे, एससी एसटी ओबीसी के थे, तभी तो नौकरी मिली। तो उनका जो वेतन मिला उसमें 2 हिस्से होने चाहिए थे। एक हिस्सा तो उनके अपने परिवार का खर्चा होता और दूसरा हिस्सा समाज का खर्चा होता, यही ना? लेकिन जो लोग रिजर्वेशन से आईएएस बनते हैं, क्या अपने समाज पे पैसा खर्च करते हैं? कम से कम आधी आमदनी अपनी 1 लाख रुपए मिल रहा तो 50,000 तो खर्चा करना चाहिए समाज पर। यहां तक कि वो जब रिटायर हो जाते हैं, रिजर्वेशन से जो नौकरी करते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, आईपीएस, रिटायर हो जाते हैं, तब क्या करते हैं? अधिकांश लोग तब भी समाज की सेवा नहीं करते। वो क्या करते हैं? अपने नाती पोते हो जाते हैं, उनको खिलाते हैं लोग और कहते हैं बेटा बाबा राजा बनेगा, राजा बाबू बनेगा। और क्या करते हैं? पूजा पाठ करने लगते हैं, अगरम बगरम स्वाहा पूजा पाठ करने लगते हैं। उनको ये बुद्धि काम नहीं करती कि मैं आज जो इस लायक हूं अपने समाज के कारण हूं, मेरा समाज पिछड़ा हुआ है, उनकी वजह से मुझे नौकरी मिली थी, रिजर्वेशन मिला था, तो मैं कम से कम रिटायरमेंट के बाद की जिंदगी तो उनको दूं। तब वो अगरम बगरम स्वाहा करते हैं, अंधविश्वास का प्रचार करते हैं धर्म के नाम पर, धर्म के नाम पर सांप्रदायिकता फैलाते हैं, नफरत फैलाते हैं, ये सब रिलीजन के नाम पर करते हैं। और ज्यादा क्या करेंगे? माता वैष्णो देवी के दर्शन करने जाएंगे, क्योंकि कमा के मोटे हो गए हैं, अब दूसरे की पीठ पर लग के जा रहे हैं। एक बात देखिए, न्यूज है, हिंदुस्तान खबर है, उपनाम छिपाने पर ज्यादा दलित पास कर पाएंगे साक्षात्कार। रिसर्च हुई कि ये जो एससी एसटी के लोग हैं, अगर ये अपना नाम छुपा दें, जैसे उनका नाम है रविंद्र सुमखांग, रविंद्र बोरो, रविंद्र बासुमतारी, ऐसा कुछ नाम है, अगर वो केवल रविंद्र लिखते हैं, रविंद्र, बोरो नहीं लिखते, बासुमतारी नहीं लिखते, खाली रविंद्र नाम लिखते हैं और इंटरव्यू में जाते हैं तो पास हो जाते हैं। और अगर बोरो लिखते हैं, बासुमतारी लिखते हैं, राभा लिखते हैं, डेका लिखते हैं तो फेल हो जाते हैं। अगर यादव लिखते हैं, चमार लिखते हैं, जाटव लिखते हैं तो फेल हो जाते हैं। कोयरी लिखते हैं, कुर्मी लिखते हैं तो फेल हो जाते हैं। एससी एसटी कमीशन
और ओबीसी कमीशन ने गाइडलाइन करी कि भाई क्यों ना सब लोग जाति लिखने बंद करो। अब मतलब जो इंटरव्यू लेने वाला है वो ऊंची जाति का है, साथ ब्राह्मण होगा, ठाकुर होगा, बनिया होगा। अगर पता चल जाए कि नीची जाति का है तो उसे फेल कर देता है। छोटी जातियां हैं जो छोटी मानी जाती हैं, छोटी है नहीं, जिनके दिमाग खराब हैं वो मानते हैं छोटे। वो अगर जाति छुपा लो तो प्रोग्रेस होती है। इसलिए मैं अपने ट्रेनिंग बताता हूं कि नाम बच्चों का ऐसे रखो न जाति पता चले न धर्म। बताता हूं, ये न पता चले कि लड़की कौन से धर्म की है, हिंदू है, मुसलमान है कि क्रिश्चियन है, पता ही ना चले। और कौन से जाति के हैं पता ही ना चले, ऊंची जात के, नीची जात के, ब्राह्मण के, ठाकुर, पता ही ना चले। ऐसा नाम रखोगे तो बच्चे आगे जाएंगे। और अगर धर्म पता चलेगा कि हिंदू है पक्का तो नाश पिटने वाला है। पक्का पता चलेगा मुसलमान नाम पता चलेगा तो बर्बादी होने वाली है। अब लोग कहते हैं कि इस समस्या का समाधान रिजर्वेशन, आरक्षण। हम थोड़ा आरक्षण का पोस्टमार्टम कर लेते हैं। आज आरक्षण से कितना फायदा हो सकता है, कितना भला हो सकता है, आज जांच पड़ताल कर ले। देखो जनसंख्या में दो तरह के लोग होते हैं, एक तो बुढ़े होते हैं, उनको काम चाहिए नहीं। अब एक बच्चे होते हैं, उनके काम चाहिए नहीं। दो निकाल लो तो जो बीच के जवान बच गए वो कितने हैं? भारत में रोजगार चाहने वालों की संख्या 46 करोड़ 60 लाख। ये आंकड़े 2011 के हैं क्योंकि 2021 की जनगणना अभी नहीं हुई है, अभी होगी तो पता चलेगा। और भारत में सरकारी नौकरी कितनी है? 1 करोड़ 76 लाख, जिसमें सब जोड़ के नीचे चपरासी से लेकर कैबिनेट सेक्रेटरी तक सब जोड़ के। अब भारत में प्राइवेट सेक्टर, ये टाटा बिरला अंबानी कितने लोगों को नौकरी इनके यहां मिलती है? 1 करोड़ 14 लाख। सरकारी प्राइवेट दोनों जोड़ दो कितनी नौकरी मिली? 2 करोड़ 90 लाख। और रोजगार जिन लोगों को मिल गया उनका परसेंटेज कितना है? 100 में से कितने आदमी को नौकरी मिली हुई है, काम मिला हुआ है? ये रिजर्व बैंक का आंकड़ा है। 100 में 6 लोग, 6%, मतलब 94% लोगों को नौकरी नहीं मिली है। बेरोजगार लोगों का प्रतिशत 94 है। और बेरोजगार लोगों की संख्या कितनी है? अब जो 46 करोड़ 60 लाख थे उसमें 2 करोड़ 90 लाख घटाओ, कितना आएगा? 43 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार नहीं मिला हुआ है। आगे भारत में सरकारी क्षेत्र में रोजगार प्राप्त ओबीसी लोगों की संख्या, पिछड़े जाति के कितने हैं जो नौकरी में? 27% तो 27% होगा भाई। तो 1 करोड़ 76 लाख के 27% कर दो, कितना बना? 47 लाख 52 हजार। सरकारी क्षेत्र में जो नौकरी मिली एससी के लोग वो कितने हैं? वो 15% कर दो। जो कुल सरकारी नौकरी है 1 करोड़ 76 लाख, उसका 15% कर दो भाई। 15% तो रिजर्वेशन है, 26 लाख 40 हजार लोगों को। अब भारत में एसटी के लोगों को जोड़ो, वो कितने हैं? 7% रिजर्वेशन है इनका। 7% रिजर्वेशन 1 करोड़ 76 लाख का 7% करोगे कितना आएगा? 12 लाख 32 हजार। भारत में सरकारी क्षेत्र में बेरोजगारी के लिए आरक्षण प्राप्त ओबीसी लोगों की संख्या वो कितनी बनी? 21 करोड़ कुल हैं नौकरी मांगने वाले ओबीसी में, और नौकरी मिली कितने को? 47 लाख 52 हजार को नौकरी मिली। अब घटा दो, इसको माइनस कर दो, कितना बचे? 20 करोड़ 54 लाख। 20 करोड़ 54 लाख को नौकरी कभी नहीं मिली। अब नौकरी कितना को मिली? 47 लाख 52 हजार। अब 20 करोड़ 54 लाख को कभी भी रोजगार नहीं मिलेगा, नौकरी नहीं मिलेगी। अब रिजर्वेशन की वकालत जो करते हैं कि रिजर्वेशन से समस्या हल हो जाएगी, उनके पास इस बात का क्या जवाब है कि ये जो 20 करोड़ 54 लाख आदमी हैं ओबीसी के, पिछड़े वर्ग के, उनके जिंदगी कैसे चलेगी? वो क्या पाकिस्तान के पास जाकर के जिंदगी चलाएं कि चीन के पास जाए? वो भी तो देश का नागरिक है, कहां जाए? अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कुल कितना? 9.1 करोड़ नौकरी चाहने वाले, और नौकरी मिली कितने को? 26 लाख 40 हजार लोगों को। घटा दीजिए, बचा कितना? 8 करोड़ 83 लाख। अनुसूचित जाति के वो लोग हैं 8 करोड़ 83 लाख जिनको कभी नौकरी नहीं मिली। ये कितना परसेंटेज बना? 97%। मतलब 97% आदमी को जो अनुसूचित जाति में है उन्हें रिजर्वेशन का फायदा कभी नहीं मिलेगा। अब फायदा कितना मिलेगा? 3%।
ओबीसी के लोगों को जो फायदा नहीं मिलेगा 97.8 यानी 2.2% लोगों को फायदा मिला। रिजर्वेशन के फायदा कितने लोगों को है? 2% लोग। अब बाकी 98% लोगों को रिजर्वेशन का कोई फायदा नहीं मिला। अब अनुसूचित जाति जरा एसटी में देखो, बोड़ो देखो, ये बोड़ो एसटी है ना, इनका देखो, इनकी पोजीशन ये है कि इनकी कुल जनसंख्या जो रोजगार मांग रही है वो है 3.8 करोड़ पूरे देश के। अब नौकरी कितने मिली इनको? 12,32,000। घटा दो दोनों में, कितना बचा? 3,67,00,000 वो लोग हैं एसटी के जिनको कभी भी रोजगार नहीं मिलेगा। ये प्रतिशत कितना बना? 96.5%। 96.5% एसटी को कभी रोजगार नहीं मिलेगा, 97% एससी को कभी रोजगार नहीं मिलेगा और 97.8% ओबीसी को कभी रोजगार नहीं मिलेगा। अब ये जो इतने प्रतिशत लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा आरक्षण से, तो उनकी जिंदगी कैसे चलेगी? वो नागरिक नहीं है कि वो इंसान नहीं है, वो जानवर है क्या? उनका उत्तर सरकार के पास क्या है? ये जो रिजर्वेशन की ही वकालत करते हैं कि रिजर्वेशन हो जाएगा तो फिर स्वर्ग उतर आएगा, रिजर्वेशन की कुछ कुर्सियां खाली हैं, सारी खाली कुर्सियां भर जाएंगी तो स्वर्ग धरती पर उतर पड़ेगा, ये झूठ बात है कि नहीं? रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन केवल ऊंट के मुंह में जीरा है, ये खाने की थाली में भोजन नहीं है, ये केवल सलाद है। सलाद से पेट भर लेंगे क्या? भोजन तो चाहिए। ओबीसी की जनसंख्या 60 करोड़ है, 21 करोड़ नौकरी मांग रहे हैं, नौकरी मिली है 47,52,000 को, 2.2% को नौकरी मिली है, 20 करोड़ 52 लाख को नौकरी नहीं मिली है, बेरोजगारी के लिए आरक्षण मिला है उनको और इनका प्रतिशत बना 97.8। एससी अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या है 19 करोड़ जिसमें 9.1 करोड़ नौकरी मांग रहे हैं और नौकरी मिली है 26,40,000 लोगों को, 2.9% लोगों को नौकरी मिली है, 8 करोड़ 83 लाख लोगों को बेरोजगारी का आरक्षण मिला है जिनको कभी रोजगार नहीं मिलेगा, प्रतिशत बना 97। एसटी के लोगों को देखिए, अनुसूचित जनजाति के 8 करोड़ इनकी जनसंख्या है, 3.8 करोड़ लोग नौकरी मांग रहे हैं, 12,32,000 को नौकरी मिली हुई है और 3.67 करोड़ लोगों को नौकरी कभी नहीं मिलेगी, इसका रिजर्वेशन मिला है। जनरल में ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, ये 3 बिरादरी में ग्रेजुएशन कितने लोगों का है परसेंट मालूम? 86% लोग ग्रेजुएट हैं और रोजगार इन लोग कितना मिला है? 89.7 लाख लोगों को रोजगार मिला है इस कम्युनिटी में। अब जरा ओबीसी में देखिए, ओबीसी की जनसंख्या बताते हैं 60 करोड़ है और ग्रेजुएट लोग कितने हैं? 21 करोड़, नौकरी कितने मिली है? 47,52,000। ठीक है, अगर ये देखें तो ये पता चलता है कि जो एससी, एसटी, ओबीसी के लोगों को नौकरी ज्यादा नहीं मिल रही है उसकी ये वजह है कि वो पढ़ते नहीं है, उनके पढ़ाई का परसेंटेज कम है। जब पढ़ोगे ही नहीं तो नौकरी कहां से मिल जाएगी? अब पढ़ते क्यों नहीं है? क्या शौक है नहीं पढ़ने का? क्यों नहीं पढ़ते? अनुसूचित जाति, जनजाति और ओबीसी पिछड़े वर्ग के लोग पढ़ते क्यों नहीं? क्योंकि घर में पैसा नहीं, पढ़ाई में पैसा खर्च होता है, सरकार के स्कूल खोल देने से पढ़ाई नहीं होती है। जब तक माँ बाप उस लायक नहीं होंगे पढ़ाने लायक, बच्चा पढ़ नहीं पाएगा। इन तीनों वर्गों में पढ़ाई लिखाई का लेवल बहुत कम है क्योंकि इनके पास पैसे नहीं हैं और ये जो एससी, एसटी, ओबीसी की बातें करने वाले हैं, इनको न्याय की बात करते हैं, वो पढ़ाई बढ़ाने की बात नहीं करते। अब इनके घरों में पैसा जाए इसकी बात भी नहीं करते। इसलिए अगर जुल्म अपर कास्ट वाले कर रहे हैं तो वो नेता भी कर रहे हैं एससी, एसटी, ओबीसी के, जो इन वर्गों के परिवारों में पैसा पहुंचने देने के खिलाफ है। जब वोटरशिप की बात आई कि 8,000 रुपए सबको मिलना चाहिए तो ये एसटी के नेता विरोध में है कि नहीं? आप अपने प्रदेश में देखो, कौन सा एसटी का नेता हमारे साथ खड़ा है इस आंदोलन में? कोई खड़ा? सब गायब। एससी का नेता, पिछड़ी जाति का नेता कौन खड़ा है? सब गायब। ओबीसी का कौन सा नेता खड़ा है? सब गायब। मतलब ये नहीं समझना चाहिए
कि अपर कास्ट के लोग ही हमारा शोषण कर रहे हैं, जुल्म कर रहे हैं। ये भी समझना चाहिए कि पिछड़ों के नेता भी पिछड़ों का शोषण कर रहे हैं। इतना लंबा बताने का यही एक निष्कर्ष था। इसलिए हमें सावधान रहना पड़ेगा कि जब जातिवाद के आधार पर समाज को बांटा जाता है तो उसमें हमें सावधान रहना पड़ेगा। जातिवादी आंदोलन में कूदना नहीं चाहिए। नेता और जनता में क्या रिश्ता होता है मालूम? नाली और खेत का। ये जो एसटी का नेता है, एससी का नेता है, ओबीसी का नेता है, ये नाली है। पहले ये खुद पीता है, जो पानी गिरेगा अपने समाज को जाने के लिए पहले खुद पिएगा पेट भर। जब पेट भर जाएगा तो जो बचेगा वो पीछे खेत में जाने देगा। तो ओबीसी का नेता जो ओबीसी के नाम पर सुविधा मिलती है, पहले सुविधा को खुद खाता पीता है। और खाएगा पिएगा कब? जब एमपी बनेगा तभी तो खाएगा, जब एमएलए बनेगा तभी तो खाएगा, जब मुख्यमंत्री बनेगा तभी तो खाएगा, जब प्रधानमंत्री बनेगा तभी तो खाएगा। इसलिए वो कहता है हे बोड़ो नेताओं, तुम्हारी जाति के स्वाभिमान का मल्लाह, हमें वोट दो। तुम लोग सत्ता में नहीं आए, तुम लोग पावर में नहीं गए, इसलिए तेरी दुर्दशा हो रही। बोलता है अच्छा मान लो सारे बोड़ो नेता के हाँ भाई हम लोग पावर में नहीं आए, तो अब सब लोग वोट दे देंगे तो सारे बोड़ो पावर पहुंच जाएंगे क्या? नहीं। अभी जिताया ना वो जाना आप लोगों ने, तो पहुंच गए सब सारे बोड़ो। यहाँ तो बोड़ो भी बहुत बैठे हैं, पहुंच गए सब पावर में? नहीं। दूध भात मिल रहा खाने को? नहीं। नौकरी मिल गई? नहीं। काजू किशमिश मिला? नहीं मिला। मेवा मिठाई? नहीं मिला। नहीं मिला। लेकिन जिसको वोट दिया था उसको मिला। ये नेता जो जातियों के होते हैं, वर्गों के, ये नाली है, नाली। और आप हो खेत, अगर उनसे बचेगा तो खेत तक पहुंचेगा। इसलिए हम ये कहते हैं कि जनसंख्या के अनुपात में रिजर्वेशन मिलना चाहिए, और इस रिजर्वेशन से, राजनीतिक रिजर्वेशन से एमपी एमएलए के कुर्सी पर जितने बोड़ो हैं उतना प्रतिशत बोड़ो एमएलए होना, जितने आसामी हैं उतने प्रतिशत आसामी एमएलए होने चाहिए, जितने आदिवासी हैं उतने प्रतिशत आदिवासी एमएलए एमपी बनने चाहिए। और चूंकि आदिवासी कम संख्या में है, बोड़ो कम संख्या में है, इलेक्शन होगा तो वो बहुमत में तो कभी आएंगे ही नहीं, तो उनका मुख्यमंत्री तो कभी नहीं बनेगा। बनेगा क्या? नहीं बनेगा, कभी नहीं बनेगा। 50 साल 1000 साल तक उनका मुख्यमंत्री कभी बनेगा ही नहीं। तो एक काम क्यों नहीं कर लें कि मुख्यमंत्री के पद पर भी रिजर्वेशन करें। एमपी के एमएलए के पद पर रिजर्वेशन है, पहले से मालूम है ना। एससी एसटी को रिजर्वेशन है, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के पद पर रिजर्वेशन नहीं है। जब एमपी एमएलए के पद पर रिजर्वेशन है, आरक्षण है, तो मुख्यमंत्री के पद पर भी रिजर्वेशन कर दो। और ये 5 साल एक मुख्यमंत्री आता है, खूंटा गाड़ के बैठ जाता है, इसकी क्या जरूरत? 5 साल में 5 मुख्यमंत्री भी तो बन सकते हैं। 5 नालियों को पीने को मिलेगा। अभी एक नाली पी रही है, आसामी नाली पी रही है, ये बोड़ो नाली जीभ लपलपा रही है, पानी मिली ना, जीभ लप लप कर रही है। आदिवासी का जीभ लप लप कर रही है, पानी मिलता है। इलेक्शन से तो होगा ही नहीं, रिजर्वेशन से होगा। इसलिए अगर 5 साल में 5 मुख्यमंत्री बन जाएं, एक आसामी अभी हैं हमारे, चली रहे। अब 1 साल जब पूरा हो जाए तो इनको हटा दो, अब एक बोड़ो बन जाए, एक बोड़ो मुख्यमंत्री बन जाए कोई भी, ठीक है। फिर दूसरी बात ये भी हटा दो, एक तीसरा आदिवासी बना दो, चौथा ओबीसी बना दो, और 5वां एक मुसलमान भी बना दो। क्या जाता है? जितने समाज हैं सभी नालियों को पानी पीने के लिए मिल जाएगा, आत्मा को शांति मिल जाएगी। आत्मा को शांति मिल जाएगी कि नहीं? अब जब ये बात बोलोगे कि भैया आदिवासी नेता हम तो तेरे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं, तो आ मेरे साथ
तब है कहीं पीछे जाके कोने में बैठक शुरू करें, तब ट्रेनिंग में आएगा, नहीं आएगा। जब उसके फायदे की बात कुछ करोगे तब आएगा। अब अगर नाली आ गई तो कुछ तो बचेगा खेत में पहुंचने के लिए। अभी हमारे संगठन में नालियां गायब है, खेत ही खेत है। बात समझ रहे हैं? इसलिए इलेक्शन आता है तो खेत ही खेत लड़ जाते हैं। खेत क्या करे बेचारा, नाली तो है, नाली है तो नाली खेत का रिश्ता बनना चाहिए। आरक्षण लागू होना चाहिए, जितना आरक्षण है वो मिलना चाहिए। बल्कि जिस समाज का जितना हिस्सा है, ओबीसी का जनसंख्या जितनी है, उतने एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री ओबीसी के होने चाहिए। जितना एससी एसटी की जनसंख्या है, उतना एमपी एमएलए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री एससी एसटी होने चाहिए। इस तरह का नया रिजर्वेशन सिस्टम लागू होगा तो हमें नेताओं को भी न्याय मिलेगा और जनता को वोटरशिप से न्याय मिलेगा। वोटरशिप जनता को तो न्याय तभी मिलेगा जब उन्हें 8,000 रुपया मिलता है। इसके पहले उनको न्याय मिलने वाला नहीं है। लेकिन नेता ये 8,000 की बात मानेगा नहीं जब तक उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाओ, वो मानेगा। इसलिए उसको मुख्यमंत्री बना दो, उसको एमपी एमएलए बना दो और खुद 8,000 रुपए का इंतजाम कर लो। नेता भी सुखी, जनता भी सुखी, खेत भी हरा भरा और नाली भी लबालब।